टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी प्रयागराज के ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी पिछले कई घंटों से अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अब्बास अंसारी के बयान दर्ज कर रही है। अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी भारी संख्या में पुलिस बल नहीं देखी गई है और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और लगातार पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है। और अब्बास अंसारी से कई घंटों से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनके वकील अधिवक्ता फारूक का, आइए सुनाते हैं। अंसारी यहाँ आए हुए हैं, उनसे ईडी की पूछताछ कर रही है। क्या पूरा मामला है, कितने बजे से आए और कब से? ये 2 बजे आए हुए हैं, करीब 10:30 बज रहा है, पूछताछ शुरू है। एक अहम बात ये है कि ईडी दफ्तर में कभी फोर्स नहीं आती थी, पुलिस नहीं आती थी। आज ये दूसरी बार है, मई में भी आए थे, कोई फोर्स नहीं थी। आज जो है फोर्स है, पीएससी भी है, पुलिस है। क्यों है पूछने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आला अधिकारी है नहीं, सीओ, एसएसपी, एसपी सिटी कोई आए तो जिससे मैं बात कर सकूँ क्यों भाई आप लोग क्यों आए हुए हैं। किस मामले में पूछताछ हो रही है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नोटिस हुई थी जिसपे वो आए हुए हैं और उसी बातचीत हो रही है। मोहम्मद फारूक, एडवोकेट, हाई कोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कई घंटों की लगातार पूछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है और ईडी उन्हें अपने साथ गाड़ी से किसी अज्ञात जगह ले गई है, मगर अभी तक ईडी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है गिरफ्तारी। वहीं दूसरी तरफ उनके अधिवक्ता मोहम्मद फारूक का कहना है कि कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में पुलिस अज्ञात स्थान ले गई है। अब्बास अंसारी के साथ आए उनके ड्राइवर रवि शर्मा का कहना है कि हमें उन ऊपर बुलाया गया और हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, मगर हमें वापस भेज दिया गया और अब्बास अंसारी को पुलिस अपने साथ कहीं ले गई है और अब उनके ड्राइवर भी लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनके अधिवक्ता और ड्राइवर का, आइए सुनाते हैं। पर अब्बास अंसारी आए थे, उनसे पूछताछ हो रही थी। आज क्या हुआ, उनको पुलिस कहाँ ले गई है? ये कुछ पता नहीं, हमने अधिकारियों से पूछा कहाँ ले जा रहे हो और बस कुछ बोलने कुछ कोई जवाब नहीं दिया। उनको अपनी गाड़ी में बैठा लेके अर्टिगा गाड़ी में लेके चले गए हैं। कुछ पता नहीं किस थाने ले गए हैं, मालूम नहीं। हाँ, 2 बजे आए थे, 2 बजे से 11 बजे तक बच्चा चली और अचानक जो है ईडी दफ्तर से लेके चले गए। परिचय बता दो। मोहम्मद फारूक, एडवोकेट। तो एक तुरंत दाहिने हाथ में जेके पैलेस दिख जाए। ठीक, के साथ आए थे क्या? आप लोग आए थे, किनके साथ आए थे? और भैया हम अब्बास अंसारी जी के साथ आए थे और भैया के साथ उनका ईडी में इंक्वायरी थी, पूछताछ थी। पूछताछ करने पर उन्होंने रात को 11 बजे गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे तक इंक्वायरी चली इन लोगों की। पुलिस उनको कहाँ ले गई? अब ये पता नहीं मुझे, मैं तो ढूंढूंगा ना उन्हें। आपको भी बुलाया गया था ऊपर ईडी? हाँ, मुझे भी बुलाया जाता क्या है। आपके साथ कोई पूछताछ? मुझसे कोई पूछताछ नहीं, मेरे सिर्फ आईडी वेरीफाई की गई वहाँ पे। तो अब अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जी। तो आप लोग अब क्या करेंगे? अब न्यायालय एक हम लोग का चाह रहा है, वहीं जाया जाएगा। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश शर्मा, मैं ड्राइवर हूँ उनका। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद के लिए हाहाकार मची है। खाद न मिलने की वजह से सूबे के किसान परेशान हैं। हालात ये है कि सोसाइटी के बाहर कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों की ज़रूरत के मुताबिक खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। वहीं नवंबर माह में गेहूं की फसल बोनी है। ऐसे में अगर खाद क्रय केंद्रों पर सस्ते दामों पर यूरिया और डीवीपी नहीं मिलती तो अन्नदाताओं को लागत में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस ऐसे में जब हमने किसानों से इस पर बात की तो उनका कहना था कि सोसाइटी से उनको खाद नहीं मिलती है और बाहर से वे खाद लेते हैं, जिसके लिए उन्हें 100 से 150 रुपये तक चुकाना ज़्यादा पड़ता है और खाद समय से ना मिलने पर उनकी फसल भी ख़राब होती है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है किसानों वगैरह होती है फसल में लगा करने के लिए, तो फिर कहाँ से आप लोग खरीदते हैं इसको? नहीं, तो हम लोग दुकान से खरीदते हैं। कभी अगर जाते हैं वहाँ पर तो भीड़ लगी रहती है, तो भीड़ के मारा वहाँ पर नहीं टिकते। नंबर लगा लिया, नंबर आते आते नंबर ख़त्म हो गया, इसी हो के खाद नहीं है, जाओ। खाद भी खत्म हो जाती है? खाद भी खत्म हो जाती है, टाइम भी व्यस्त होता है, टाइम बर्बाद होता है, इसीलिए परेशान हो जाते हैं हम लोग, इसलिए नहीं जाते।
तो फिर खाद वगैरह फिर कहाँ से खरीदते हैं आप लोग? दुकान से खरीदते हैं, प्राइवेट खरीदते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है तो क्या करें। क्या नाम है आपका? देवदारी। ये हम लोग मार्केट से लेते हैं, सोसाइटी से नहीं नहीं सोसाइटी नहीं मिल पाती। बाजार में कितना अधिक पैसा चुकाना पड़ता है? कम से कम 60-70 रुपये अधिक हम ले लेते हैं। समय से नहीं मिलती तो कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मार्केट से बाहर जाके लेना पड़ता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी जाके लेना पड़ता है और नहीं फसल ख़राब होने लगती है, इसलिए हम लोग बढ़ के आगे से लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मानो सुबह मौर्य। संगम नगरी प्रयागराज जहां सिंगवेरपुर रामायण मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। सिंगवेरपुर में संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरे संगठन के द्वारा आया उत्तर प्रदेश में राम राज, त्रेता युग में रावण राज में खत्म करने के लिए भगवान राम के अवतार में रूप में आए थे, तो वहीं देश का व उत्तर प्रदेश में राम राज की स्थापना होने में मेरी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान। जब उनसे पूछा गया कि मंदिर बनवाने में आपका योगदान है, तो अपने बयान से पलटे, बोले कि जनता का। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। त्रेता में जिस तरीके से रावण राज था, दुख का राज था, उसे सुख के राज में बदलने के लिए भगवान राम एक अवतार के रूप में आए थे और उन्होंने खाली हाथ, भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण साथ में थे, लेकिन यही जगह है कि जहां उन्होंने निषाद राज में अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। और जब पहली कैबिनेट में जब भगवान राम वापस आए, जब पहली बार अयोध्या लौट के गए, तो कैबिनेट में दीपावली का दिन है, दीपावली खुशियों का दिन है, पहली बार अपनी कैबिनेट में निषाद राज को अतिथि के रूप में बुलाया था। तब फिर राम राज आया था। बहुत दिन से एक तमन्ना थी इस देश की कि भगवान राम का मंदिर बना तब जब डॉक्टर संजय निषाद राज के एक वंशज ने एक सेना बनाई और उसको मोदी जी को, योगी जी को सौंपा और रावण राज खत्म हो गया। अपने आप देखो राम मंदिर बनना शुरू हो गया। इसी तरीके से अयोध्या, काशी है, मथुरा है, ढेर सारी जगह है। अपने आप सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग शांति चाहते हैं धरती पर, और उस शांति के लिए आज यहाँ जो गंगा आरती होगी। सर, आप मानते हैं कि अयोध्या के मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा योगदान नहीं, जनता का योगदान है। हम लोग तो उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जनता का योगदान है। और संगम नगरी प्रयागराज जहां कांग्रेस के नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया था कि अलग अलग डेट करके बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा पहुंचाना है, तो ऐसे में अब केंद्रीय पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस के पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जो पार्टी पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले से बाहर नहीं निकली, और ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि जिस पार्टी की टाइमिंग खराब हो, उस पार्टी के इसी तरह के बयान सुनाई पड़ते हैं, और इन्हीं बयानों का नतीजा है कि जो मुल्क की पार्टी थी वो मोहल्ले की महंगी हो गई है। अब उन्होंने जो है वो अभी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बहुत जोर शोर से जो है वो हंगामा करके जो है वो एक किसी को जो है बनाया है, लेकिन जो है वो उसके बावजूद भी वो पार्टी, जो पार्टी की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, आज न तो उसकी नीतियां रह गई हैं, न कार्यक्रम रह गए हैं, और उसी का नतीजा है कि कोई भी चीज आएगी उसमें नकारात्मक बातें आएंगी। वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की, उसको अपार जन समर्थन मिल रहा है और 2024 में सत्ता का परिवर्तन होगा। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो है वो कांग्रेस के लोग जो हमेशा जो है वो एयर कंडीशन में बैठ करके और नकारात्मक बातें सोचते थे, कम से कम सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं, और सड़क पे आने के बाद उनको जो है वो ज़मीन की हकीकत का भी एहसास हो रहा होगा, और उनको इस बात का भी एहसास होगा कि इस देश में जो बदलाव और परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन जो है वो कांग्रेस के समय नहीं था। तो ये भी पता लगेगा कि जो पार्टी पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई थी, उसकी क्या स्थिति है।
यूपी में आज लखीमपुर में गोला नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में डेंगू को लेकर फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज व नगर आयुक्त प्रयागराज को तलब किया था, जिस पर आज यहां हाईकोर्ट पर जिलाधिकारी प्रयागराज व नगर आयुक्त प्रयागराज उपस्थित हुए और हाईकोर्ट से कहा कि हम एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराने की भी बात कही और साथ ही उन्होंने नई मशीन लाने की भी बात कही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अधिवक्ता का, आइए सुनाते हैं आपको। हम लोगों के मेंशन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के मेंशन करने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः सो मोटो लिया है और आज यहाँ पे डीएम और नगर आयुक्त यहाँ पे आए हुए थे और कोर्ट ने और हाई कोर्ट के लगभग सैकड़ों वकीलों ने माननीय न्यायालय को सूचित किया कि डेंगू की स्थिति बड़ी भयावह है और इलाहाबाद बिल्कुल डेंगू के कारण पूर्ण रूपेण यहाँ पे तहस नहस स्थिति बन गई है। कोर्ट ने उन लोगों से कहा कि इसकी पूरी आप एक वार्ड वाइज कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके कार्रवाई करिए और बुधवार को पुनः लगा दिया है। और डीएम ने और नगर आयुक्त ने कहा है कि हम इसके लिए जो छिड़काव की मशीन है और फॉगिंग की मशीन है उसके लिए मैं एक नई मशीन भी मंगा रहा हूं और कल से शायद मशीन आ भी जाएगी और छिड़काव होगा। प्रयागराज जहां गुजरात में हादसा हुआ तो कई लोगों की जान गई थी, अब गुजरात पुल हादसे के बाद भी यूपी सरकार ध्यान नहीं दे रही और ख़ासतौर से प्रयागराज प्रशासन। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है शास्त्री ब्रिज का, जहां ब्रिज पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और नीचे सीधे नदी दिख रही है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। जहाँ पुल पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है जबकि पुल एक साइड कार्य चल रहा है मगर इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इधर आप देख सकते हैं गड्ढे के ऊपर से ही लोग गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां सिंगवेरपुर धाम में पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भगवान श्री राम के जीवन पर रोशनी डालते हुए कई मुख्य बातें कही, तो साथ ही उन्होंने मांग की कि स्कूलों में रामायण व गीता पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में एक अलग माहौल पैदा होगा। और साथ में उन्होंने क्या कुछ कहा है मांग करते हुए, आइए तो सुनाते हैं आपको। भगवान श्री राम का चरित्र है वो हमको सिखाता है मानवता के विषय में। भगवान श्री राम ने हमें बताया कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, ये भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखिए यहाँ कर आकर भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के हाथ से झूठे बेर खाए और यही चरित्र उनका हमको सिखाता है। इसलिए हम जो यहाँ रामायण मेला में आए हैं, आज 33वां रामायण मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है, राम जी का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। रामायण हमें घर घर में पढ़वानी चाहिए, रामायण हमें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। रामायण पढ़ेंगे तो बेटा राम और बेटी सीता बनेंगी। रामायण पढ़ेंगे तो हम लोग जब माँ बाप बनेंगे तो दशरथ और कौशल्या बन सकेंगे। और अगर रामायण हमने नहीं पढ़ी है तो उसका प्रभाव देख ही रहे हैं कि समाज में कितने रावण पैदा हो रहे हैं। उन रावणों का नाश करने के लिए उस समय एक रावण था तो राम आए थे। आज तो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह रूपी रावण काफ़ी हैं, तो उनको मारने के लिए एक राम की आवश्यकता नहीं, फिर तो जो है रामायण मेला की ही आवश्यकता है, राम कथा की आवश्यकता है और रामायण की आवश्यकता है। अगर रामायण पढ़ाई जाएगी, हमारे डॉक्टर निषाद बैठे हैं, मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं, मैं इसके माध्यम से सरकार तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। रामायण और गीता अगर हमारे भारत के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी तो मैं विश्वास से कहता हूं कि मानवता बचेगी और मानवता बचेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। यही गंगा के तट पर आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार से डिमांड करते हैं। राधे राधे। संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर यूपी 112 वाहनों को डॉग स्क्वाड अन्य शाखाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें जनपद प्रयागराज में बेहतर कानून व्यवस्था तथा पुलिसिंग बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात यूपी 112 डॉग स्क्वाड अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। संगम नगरी प्रयागराज हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई है, जिसके बाद न्यायमूर्ति जे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए इस पर आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है कि बिना नुकसान पहुँचाए क्या सर्वे किया जा सकता है और
ऐसे में नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का, आइए सुनाते हैं। जिला जज महोदय क्या थी कि जो शिवलिंगम निकला है इसकी साइंटिफिक जांच हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे और भी जो मेथड उससे हो, बिना क्षति पहुंचाए हुए शिवलिंगम को, वो हमारी दरखास्त खारिज कर दी गई थी। उसके खिलाफ हमने रिवीजन फाइल किया था। आज माननीय हाई कोर्ट ने पूरा आर्गूमेंट लिखा दिया है, क्या क्या आर्गूमेंट है, और उसमें नोटिस सारी लोगों को जारी किया है। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको नोटिस जारी किया है और कहा ये बताइए कि क्या जांच बिना क्षति पहुंचाए आप कर सकते नहीं कर सकते, क्या मेथड आप बनाएंगे। और 21 तारीख लगा दिया है और 21 तारीख को ASI भी अपना जवाब देंगे। किस कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की? न्यायमूर्ति JJ मुनीर साहब। अच्छा सर, ये वाली याचिका जो है शिवलिंगम वाली, ये याचिका अपील किसकी ओर से दाखिल की गई, क्या है? ये जो 4 वादीगण हैं, चारों वादीगण उनकी तरफ से की गई है। कौन कौन? वहाँ 5 वादीगण टोटल है, 5 में 4 ने किया है। एक वादी जो है वो इस याचिका का विरोध कर रहा है, तो इसमें अपोजिट पार्टी है, तो उनको जो कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। और इस तरह से अब ये मामला होगा कि SI आगे बतलाएगा कि क्या शिवलिंगम की जांच बिना क्षति पहुंचाए हो सकती कि नहीं हो सकती। आज माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो हमारी याचिका थी, जिसमें हमने मांग रखी थी कि जो शिवलिंग 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है, उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जांच की जाए, और जिसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से रिजेक्ट किया था, उस ऑर्डर को हमने आज माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को, अंजुमन इंतज़ामिया को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी पूछा है कि अगली डेट से पहले वो अपना जवाब कोर्ट के सामने दाखिल करें कि ऐसी जो मांग है वो क्या उचित है, जायज़ है, और उससे क्या किसी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा कि नहीं होगा। इस मामले की अब अगली तारीख 21 नवंबर तय की गई है और ASI उस दिन अपना जवाब माननीय न्यायालय के सामने देगा। और जो श्रृंगार गौरी पूजा वाली संगम नगरी प्रयागराज, जहां तुलसी विवाह इस बार 5 नवंबर को पड़ रहा है, और साथ ही तुलसी विवाह क्यों करते हैं और क्या इसका खास महत्व है ये भी बताएंगे। बता दें, तुलसी विवाह से जहां शादी में आने वाली परेशानियां व कई तरह की समस्याओं का निदान होता है, और ऐसे में तुलसी विवाह किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से समस्या का समाधान मिलता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदैव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। तुलसी विवाह इस वर्ष 5 नवंबर 2022 को संपन्न किया जाएगा। तुलसी विवाह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठायनी एकादशी कहलाती है, यानी कि इस दिन विष्णु जी घोर निद्रा से जागते हैं और उसके अगले दिन शालिग्राम स्वरूप, यानी कि जो विष्णु जी के ही अवतार स्वरूप है, उनके साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह करके जिन जातकों की लाइफ में कोई भी मैरिज संबंधी प्रॉब्लम हो, लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर जातक के साथ आप शादी करना चाहते हैं, शादी लग के बार बार टूटती जा रही है, अगर इस तरीके की कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उससे निदान पाने के लिए अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो इन प्रॉब्लम से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए बात करते हैं कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, क्या पूजा विधि विधान है। आज के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद नियमित होने के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह उठते ही विष्णु जी, तुलसी जी और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। आज के दिन व्रत करने से, पूजा विधि विधान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी का विवाह शाम के वक्त किया जाता है। शाम के वक्त 2 पटरे लगाए जाते हैं, उन पटरों के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया जाता है। इसके बाद मंडप सजाया जाता है। मंडप गन्ने से और केले के पत्तों से बनाया जाता है। इसके बाद माँ को लाल ओढ़नी ओढ़ाई जाती है, लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूसरे पटरी पे शालिग्राम जी के स्वरूप को बिठाया जाता है, गठबंधन बांधा जाता है, माँ को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। उसके अलावा एक जल का भरा लोटा रखा जाता है और घी का दीपक जलाया जाता है। फूल
चंदन रोली चढ़ाई जाती है, माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, मिठाई चढ़ाई जाती है, गंध चढ़ाई जाती है। इसके बाद जिन जातकों की पर्टिकुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, अगर वो जातक शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो उनकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होती है, मैरिड लाइफ के इश्यूज खत्म होते हैं। फिर उसके बाद 7 बार परिक्रमा कराई जाती है, विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसा करके तुलसी जी, माँ विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, कहीं कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम बहुत दिनों से अड़चन आई होती है, उस काम की शुरुआत आज के दिन करने से माँ विष्णु, भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का और तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज के बाद से सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, विवाह स्टार्ट हो जाता है। मैं पंडित शिप्रा सचदेव आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं प्रयागराज से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। जय माता दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।